स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी जो हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग कंप्लीट हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आज लेक्चर 5 देखने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टॉपिक को ख़त्म करा था। तो उसके बाद उसके हम लोगों ने कुछ MCQs देखे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है इसकी, तो अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है जिसमें आप वो जो हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक में से आपको अगर हम बात करें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हर एक चीज़ को इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो काफ़ी लंबा टॉपिक रहने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इसके जो लेक्चर्स वगैरह रहने वाले हैं, आई होप 10 टू अगर हम बात करें 10 टू 15 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा अगर हम बात करें जियोमेट्रिक डिज़ाइन की। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें आज, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन होता क्या है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेसिकली अगर हम बात करें, आपने कोई भी अगर रोड्स देखे होंगे, जैसे कि आपकी सिटी में कोई भी रोड्स होंगे, अगर विलेजेस वगैरह में रहते हो तो वहाँ पे भी आपको ये रोड्स वगैरह होते हैं। उसके ऊपर जो भी विजिबल फीचर्स होते हैं उसका जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन बोलेंगे हाईवे का। अब अगर मैं बात करूँ जो विजिबल फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर पहले एक हाईवे दिखाता हूँ। इस तरीके के हाईवे आपने अपनी सिटीज़ वगैरह में देखे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अब आपको कौन कौन सी चीज़ें विजिबल हो रही हैं इस हाईवे में, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप बोल लेंगे यहाँ पे जो बिड्थ है, हमें ये देख रहे हैं कि ये रोड की जो बिड्थ हमारे सामने है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शोल्डर्स हैं रोड के, ये विजिबल है हमारे लिए। उसके बाद मीडियन जो या ट्रैफिक सेपरेटर जो होता है, ये यहाँ पे आपको विजिबल्स है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप प्रॉपर विज़न देख सकते हो, रोड का जो विज़न है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह जो प्रोवाइड करा गया आप देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप विजिबल, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको रोड्स पे विजिबल होंगी उनके डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक डिज़ाइन बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे इस टॉपिक में। अब आ जाते हैं वापस जहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसका जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो ये किसके बेसिस पे करते हैं अगर हम बात करें। तो अगर आप जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, तो जैसे कि आप जानते हो आरसीसी है। तो आरसीसी हम किसके बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा IS 456/2000 है उस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, IS कोड के अकॉर्डिंग जो हमें गाइडलाइंस देता है वो, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी का जो कोई भी वर्क होते हैं, मेम्बर्स होते हैं, उनको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसी सेम तरीके से अगर मैं बात करूँ हाईवे की, तो हाईवे में क्या होता है अगर मैं बात करूँ, तो हाईवे में हमारे पास है IRC 73। किसके लिए, जियोमेट्रिक डिज़ाइन के लिए। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हमें देता है, तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हाईवे को डिज़ाइन करते हैं। तो ये गाइडलाइंस हमें IRC 73 से मिलेंगी। मान लो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इसको समझाऊं, तो कोई मान लो 3 से 4 पर्सन्स हैं, उनको अगर कोई काम असाइन करा गया, किसी चीज़ का डिज़ाइन करने का काम असाइन करा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक जैसा काम करेंगे, क्योंकि वो उस काम को करने के उनके अलग अलग तरीके होंगे। तो इसी तरीके से उनकी कुछ गाइडलाइन सेट की जाती हैं कि ये वाले काम की जो है इसके ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पे, जो हाईवे की बात करूँ, इसके डिज़ाइन को लेके जो गाइडलाइंस है तो वो कहाँ से मिलेंगे, IRC 73 से हमें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, जो आप थ्योरेटिकल वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे देखेंगे तो वो सारी कहाँ से रेफ़र की गई हैं, IRC 73 से हम लोग लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये बिड्थ आ गई, वो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीच में ट्रैफिक सेपरेटर आ गया, ये शोल्डर्स आ गए, इसके कप्स वगैरह यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रही हैं वो वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होती हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें तो साइड डिस्टेंसेस। अब साइड डिस्टेंसेस की बात करूँ मैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे जो विजिबल डिस्टेंसेस होते हैं। जैसे मान लो जैसे ये गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पे अभी कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे एक और गाड़ी हो, ठीक है, तो वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है, तो इनके बीच में विजिबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर विजिबिलिटी कम होगी तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या कर जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग साइड डिस्टेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और प्रॉपर इन सब चीज़ों को, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इनको हम कवर करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद बात करें तो उसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल कर्व्स वगैरह देखेंगे रोड के ऊपर। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें उनको देखेंगे हम लोग, जो समिट कर्व, वैली कर्व्स वगैरह होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स,
तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन में, अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे को, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है डिज़ाइन स्पीड। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे, आगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे इनकी। डिज़ाइन स्पीड आ जाता है, टोपोग्राफी, उसके बाद टाइप्स ऑफ व्हीकल की बात कर सकते हैं हम लोग, ट्रैफिक कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ रोड, सरफेस करेक्टरिस्टिक्स, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो गया, और एंड अदर्स फैक्टर्स वगैरह। तो ये जो सब फैक्टर्स हैं जिनकी जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे को। तो वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करते हुए चलेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इनमें से अगर मैं बताऊं तो टाइप्स ऑफ रोड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्बन रोड और नॉन अर्बन रोड्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। तो आपने रिवाइज करे होंगे लेक्चर्स पहले वाले, तो आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ रोड्स में हमने पढ़ा था अर्बन रोड्स होते हैं, नॉन अर्बन रोड्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग डिज़ाइन स्पीड की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिज़ाइन स्पीड कौन सी स्पीड होती है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो अगर आप कोई हाईवे पे भी अपने व्हीकल को मूव कर रहे हो, तो उसको हम लोग कौन सी स्पीड को डिज़ाइन स्पीड बोलेंगे। तो डिज़ाइन स्पीड आपकी वो स्पीड रहेगी जिसमें वो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड होगी, जिसके ऊपर आप अपने व्हीकल को ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मूव करवा रहे हो अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिज़ाइन स्पीड बोलेंगे। तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस को हम बोल सकते हैं डिज़ाइन स्पीड। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स लिखूंगा आपके लिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको स्ट्राइक करते हैं। जो चीज़ें कहानी ज़्यादा जैसे होता है कि प्रॉपर कहानी वगैरह में मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। लिमिटेड चीज़ें जो मतलब कि जो आपका निचोड़ रहता है, प्रॉपर रहता है कि कौन सा सेंटेंस है, तो उसी तरीके से हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस है आपका, अगर मैं बात करूँ चाहिए एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत से आपको चाहिए, मतलब श्योर, मतलब बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन स्पीड की, इंडिया में बात करें तो इंडिया में हम लोग डिज़ाइन स्पीड कौन सी कंसिडर करते हैं। तो 98th परसेंटाइल स्पीड को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, डिज़ाइन स्पीड कंसिडर करते हैं। अब जो 98th परसेंटाइल स्पीड क्या होती है, तो जब हम लोग ट्रैफिक स्टडी करेंगे, ट्रैफिक स्टडी का जो आपका एक टॉपिक आएगा अलग से, तो उसमें हम लोग प्रॉपर इसको स्टडी करेंगे कि 98th परसेंटाइल स्पीड क्या होती है, इसकी जो कर्व्स वगैरह रहती हैं, तो प्रॉपर मैं आपको बना के दिखाऊंगा और वहाँ पे हम लोग इसको और डीप में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, तो डिज़ाइन स्पीड इंडिया में हम लोग कंसिडर करते हैं वो कौन सी करते हैं, 98th परसेंटाइल स्पीड को कंसिडर करते हैं। अब आईआरसी जो है, आईआरसी क्या बोलता है अपने को, इन्होंने क्या करा, कुछ वैल्यू जो है लिमिटेड डिज़ाइन स्पीड्स बेस्ड ऑन टोपोग्राफी। इन्होंने क्या करा, ये टोपोग्राफी के बेस पे क्या करा, डिज़ाइन स्पीड जो है व्हीकल की जो स्पीड है उनको इन्होंने लिमिटेड कर दिया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर टेबल देखेंगे किस तरीके से टोपोग्राफी के बेस पे जो आईआरसी ने स्पीड की क्लासिफिकेशन करी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड जो है उन्होंने बताई हुई है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन अर्बन रोड्स की, उसके बाद बात करेंगे अर्बन रोड्स की। तो नॉन अर्बन रोड्स आपको ऑलरेडी पता है कौन से होते हैं, हमारे जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड हो गए। तो एक्सप्रेस वे को भी यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है, नॉन अर्बन रोड्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। जनरली आप इसको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्सप्रेस वेज जो होते हैं उनको अगर हम बात करें ऐसे तो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, इनको आप अर्बन में भी रख सकते हो, नॉन अर्बन में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस बेस को यहाँ पे किस में रखा हुआ है, नॉन अर्बन रोड्स में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था टोपोग्राफी के बेस पे इन्होंने क्या करा हुआ है, स्पीड को जो है, हमारी जो स्पीड है तो उसको क्या करा हुआ है, अगर लिमिटिंग स्पीड प्रोवाइड करी हुई है, कौन सी रोलिंग स्पीड है और कौन सी मिनिमम स्पीड है, उसके बेस पर डिसाइड करा गया यहाँ पे। तो वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इतनी सारी स्पीड्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। प्लेन के लिए आपका जो डेटा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यही जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप प्लेन के लिए जो डेटा है इसको याद रख सकते हैं और बाकी वाला जो डाटा है इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि अगर बाई चांस कहीं एग्जाम में आ जाए तो आपको स्ट्राइक कर जाए वो। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे प्लेन के लिए। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके टेरेन जो है वो प्लेन है, तो उसके लिए अगर एक्सप्रेस वे आप बना रहे हो तो उसमें रूलिंग स्पीड जो है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर हावर रहेगी। और अगर मैं मिनिमम स्पीड की बात करूँ तो कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर पर हावर रहेगी। तो ये सारी स्पीड्स हैं यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करूँ तो कितनी रहेगी, रूलिंग स्पीड 100 रहेगी। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम स्पीड तो ये रहेगी हमारी 80।
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए आपकी कितनी रहेगी रूलिंग और मिनिमम कितनी हो जाएगी 80 और 65 रहेगी। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65 और 50 हो जाएगी। और विलेज रोड के लिए बात करें तो रूलिंग स्पीड कितनी होती है विलेज रोड पे 50 रहती है और मिनिमम कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा वो रूलिंग के लिए रोलिंग टेरेन के लिए भी यहाँ पे डेटा डिफाइन करा गया है, माउंटेनियस के लिए भी डेटा डिफाइन करा गया है और स्टीप के लिए भी डिफाइन करा गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टेरेन कंडीशन के बेसिस पे जो है हमारी स्पीड की क्लासिफिकेशन यहाँ पे करी गई है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड इसको असाइन करी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट से, जो आप यहाँ पे टेबल है उससे प्रॉपर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिज़ाइन स्पीड्स फॉर अर्बन रोड की। तो अगर मैं बात करूँ अर्बन रोड्स जो हमारे होते हैं, तो अर्बन रोड्स कौन से होते हैं जो सिटी के रेफरेंस में मैंने आपको बताया था देखे जाते हैं। तो सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोड कौन सा होता है, आर्टरियल स्ट्रीट बोल सकते हो, आर्टरियल रोड बोल सकते हो आप। उसके बाद सब आर्टरियल रोड्स हो जाते हैं हमारे, फिर कलेक्टर स्ट्रीट हो जाती है, फिर लोकल स्ट्रीट हो जाती है या लोकल रोड भी बोल सकते हो इनको। तो अगर मैं बात करूँ आर्टरियल रोड्स की, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो डिज़ाइन स्पीड कितनी होती है 80 किलोमीटर पर हार होती है। सब आर्टरियल रोड्स के लिए कितनी होती है 60 किलोमीटर पर हार होती है। और कलेक्टर स्ट्रीट के लिए कितनी होती है मैं बात करूं 50 किलोमीटर पर हार होती है। और लोकल स्ट्रीट जो आपकी कॉलोनिकल रोड होते हैं तो इसकी कितनी होती है 30 किलोमीटर पर हार होती है। तो ये वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टोपोग्राफी की। अभी मैंने आपको बताया टोपोग्राफी, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये टोपोग्राफी क्या होती है। तो अगर मैं टोपोग्राफी की बात करूं हाईवे के केस में, तो हाईवे के केस में हम लोग क्या बोलते हैं जो टेरेन कंडीशंस होती है ना हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप टेरेन कंडीशन को हम लोग किससे बताएंगे एक्सप्लेन करेंगे, अगर मैं बताऊँ तो किस तरीके से समझाएंगे, क्रॉस स्लोप की तरीके से। जो क्रॉस स्लोप होती है उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि टोपोग्राफी कैसी है, टेरेन कंडीशन कैसी है। अब ये आपके लिए माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें इसके किस तरीके से बताएंगे क्रॉस स्लोप के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो हम लोग क्रॉस स्लोप होती है या टेरेन होती है, यहाँ पे क्रॉस स्लोप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x% की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हुआ आपको मिल सकता है, 1/n की फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं n यूनिट्स हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो 1 यूनिट अपने को वर्टिकल चलना पड़ेगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने बोला कि जो हमारी ठीक है टेरेन है, ठीक है, वो क्या कितनी है 1/25 250 की है, ठीक है। तो 1/250 का मीन्स क्या रहेगा आपके लिए, तो 1/250 का सिंपल मीन्स ये रहेगा कि अगर आप 250 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल मूव करते हो तो आपको 1 यूनिट क्या करना है वर्टिकल मूव करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 250, इसको अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ आपको, तो मान लो आपको क्या करना है 250 कदम चल के जाना है, सीधा चल के जाना है। उसके बाद में आपको 1 कदम वर्टिकल चलना है, ऊपर की तरफ चलना है। जैसे आप स्टेप लेते हो, सीढ़ियों का स्टेप लेते हो, ऐसे मान लो कि 1 कदम आप क्या करेंगे वर्टिकल चलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली 1/250 बोल सकते हैं। तो इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टेरेंस के हिसाब से अगर मैं क्रॉस स्लोप की बात करूँ तो कितना रहता है हमारा, तो इसकी परसेंटेज की बात करें तो अगर मैं बात करूँ प्लेन के लिए हमारी क्लास स्लोप कितनी रहती है 0 से लेकर 10% रहती है। रूलिंग टेरेन के लिए मैं बात करूँ तो कितनी हो जाती है 10 से 25 हो जाती है। माउंटेनियस के लिए मैं बात करूँ तो कितनी हो जाती है 25 से 60 हो जाती है। और स्टीप के लिए मैं बात करूँ तो कितनी हो जाती है ग्रेटर देन 60 हो जाती है। तो ये थी हमारी जो टेरेन कंडीशंस थी जिसके बेसिस पे हमने क्रॉस स्लोप्स प्रोवाइड करी और उसके बेसिस पे हमने टोपोग्राफी बताई एरिया की। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हीकल करेक्टरिस्टिक की। व्हीकल करेक्टरिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हीकल विड्थ की, तो व्हीकल विड्थ जो होती है उससे अपने को क्या पता चलता है, लेन की विड्थ पता चलती है। जैसे कि हम लोग किसी भी व्हीकल की विड्थ से हम लोग क्या करते हैं, लेन जो होती है, हम आपकी अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे लेन्स होती है ना, आप बोलते हो 2 लेन हाईवे, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आप हमारा हाईवे है, ठीक है, तो ये इसकी एक लेन हो गई, ये इसकी दूसरी लेन हो गई, तो 2 लेन हाईवे हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे व्हीकल की विड्थ होगी उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं अपनी लेन की विड्थ को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर हमारी व्हीकल की विड्थ जैसे अगर बात करें तो आईआरसी क्या बोलता है, जो मैक्सिमम व्हीकल विड्थ है हम लोग जो रख सकते हैं, ठीक है, वो कितनी रख सकते हैं 2.44 मीटर रख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं लेंथा व्हीकल की बात करूँ तो लेंथा व्हीकल किस में हमारी काम आती है, टर्निंग पाथ में, ठीक है। अगर आप व्हीकल की लेंथ ज़्यादा होगी तो टर्निंग में आपको पता है कि उसकी मुश्किल होगी। आप सभी ने व्हीकल्स जो वैसे आपने जब गाड़ीज़ वगैरह में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा टर्निंग में क्या है, अगर व्हीकल की लेंथ ज़्यादा होती है तो उसको टर्निंग पाथ लेने में क्या होती है, थोड़ी सी मुश्किल्स वगैरह आती हैं। अब अगर मैं बात करूँ हाइट की,
तो अगर किसी व्हीकल की हाइट ज़्यादा है तो उसका सी जी की, अब आप देख सकते हो हाइट ज़्यादा है तो उसका सी जी जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो व्हीकल क्या करती है, कर्व में मूव करती है, तो ओवरटर्निंग हो सकती है उस व्हीकल की, अगर उसका सी जी हाइट ज़्यादा हाइट पे है। तो उसके बेसिस पे अगर अब हम हाइट भी जो है आईआरसी ने क्या करा हुआ है, तो आईआरसी ने कुछ हमें गाइडलाइंस दी हुई हैं, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी व्हीकल को डिज़ाइन करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ विड्थ एंड हाइट जो होती है डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर द रोड रहते हैं। किसी भी रोड को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स लेंथ विड्थ और हाइट भी रहेंगी किसी व्हीकल के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ हमारी जो है मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट हैविंग 2 और मोर एक्सल्स, अगर हमारी कोई व्हीकल है, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है और उसमें क्या है, दो से ज़्यादा एक्सल है। तो आगे जाके इसको भी हम प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ सकते हो, मान लो जैसे ये हो गया हमारा एक्सल, इस तरीके का कुछ एक्सल्स होते हैं, आप नीचे देखोगे जब जैसे हमारी व्हीकल होती है तो उसमें क्या होते हैं, एक्सल लगे होते हैं। तो अगर मैं एक्सल की बात करूँ तो अगर हमारे जो एक्सल है वो क्या है, दो या दो से ज़्यादा एक्सल है, तो उसके लिए लेंथ कितनी रहने वाली है, अगर मैं बात करूँ तो ये मैक्सिमम लेंथ है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे सारी की सारी, तो 9.5 मीटर रहने वाली है। तो ये सारा एक्सेल्स वगैरह जब भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे पेमेंट का आगे जाके, तो प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़ को। तो अभी आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, आप सिंपली इसको देख लो कि जब क्या होगा, हमारी कोई भी ट्रांसपोर्ट अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, और उसके दो से ज़्यादा एक्सल है, तो उसके लिए कितनी लेंथ रहेगी, उसकी 9.5 मीटर रहेगी। अब सिंगल यूनिट ट्रक विद 2 और मोर एक्सल, अगर सिंगल यूनिट ट्रक है तो उससे दो से ज़्यादा एक्सल है तो 11 मीटर रहेगी। सिंगल यूनिट बस है, उसके दो से ज़्यादा एक्सल है तो 11 मीटर रहेगी उसकी, सॉरी यहाँ पे 12 मीटर रहेगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 12 मीटर होगा। उसके बाद मैं बात करूँ सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसके लिए कितना रहता है, 16 मीटर रहेगा। और उसके बाद ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो उसके लिए कितनी रहेगी, हमारी लेंथ बात करूँ तो 18 मीटर रहेगी। तो ये सारी वैल्यूज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो अगर हमारी सिंगल डेक व्हीकल है तो उसकी बात करें तो 3.80 मीटर रहेगी, और डबल डेक है तो डबल डेक व्हीकल है तो उसकी बात करेंगे तो कितनी रहेगी, 4.75 मीटर की उसकी जो हमारी हाइट रहेगी। विड्थ की बात करूँ तो अगर मेरी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी विड्थ रहने वाली है वो रहेगी 2.5 मीटर या 2.44 मीटर को, यहाँ पे आप अगर इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 2.5 मीटर बोल सकते हो। और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो कितनी रहेगी, 2.7 मीटर रहेगी। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलती हैं बहुत बार। आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो यहाँ से आपने क्वेश्चंस आते हुए देखे होंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करेंगे। इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, इसी में जब हम लोग ट्रैफिक स्टडी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बेसिक ऊपर का बता रहा हूँ इसका। तो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है, बेसिकली एबिलिटी होती है किसी भी रोड की अकोमोडेट करने के लिए मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम। अब मैं मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करूँ तो सिंपली अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया दूँ, मान लो ये हमारा कोई रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई क्रॉस सेक्शन रख दी, तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इन अ यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो इस यूनिट टाइम में कितनी व्हीकल्स इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करी, ठीक है, उसको मान लो एक ये व्हीकल हमारी क्रॉस कर गई, यहाँ से कोई व्हीकल क्रॉस कर रही है, यहाँ पे जो व्हीकल्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये इसको क्रॉस कर रही हैं, तो हम बोलेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। जो एक्स क्रॉस सेक्शन है, आप ऐसा मान लो कि नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड दैट इज एक्स क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की बात करूं तो हम लोग जो डिज़ाइन कैपेसिटी लेते हैं तो वो कितनी लेते हैं, अगर मैं बात करूं तो 30 हाईएस्ट हॉर्ली वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। अब 30 हाईएस्ट हॉर्ली वॉल्यूम क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे अपना ट्रैफिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ट्रैफिक स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे तब करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है उसका पार्ट है, तो उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एज पर ट्रैफिक की बात करूँ रोड्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बताया हुआ कि व्हीकल पर डे के बेसिस पे बताया हुआ है और लोड के बेसिस पे बताया हुआ है। तो अगर हमारे रोड्स कौन से एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक है रोड पे, ठीक है, तो उसके कितनी व्हीकल्स होंगी उस पर पर डे, अगर 600 से ज़्यादा व्हीकल हैं किसी रोड के ऊपर तो हम बोल सकते हैं उसमें क्या है, एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक है। अगर मैं बात करूँ हैवी ट्रैफिक की, ये पर डे की बात हो रही है। हैवी ट्रैफिक कब बोलेंगे, जब हमारी व्हीकल्स जो है वो 250 से लेके 600 के बीच में है। मान लो 251 व्हीकल्स हैं तो हम बोलेंगे क्या है, हैवी ट्रैफिक है।
मीडियम ट्रैफिक की बात करूँ मैं, तो मीडियम ट्रैफिक कब होगा? मीडियम ट्रैफिक के केस में क्या होगा, अगर 70 से लेके 250 के बीच में व्हीकल है, 71 बोल सकते हो, 249 बोल दिया, तो वो क्या होगा, मीडियम ट्रैफिक होगा। लाइट ट्रैफिक में क्या होता है, अगर हमारी व्हीकल्स जो 1 से लेके 70 के बीच में हो, ठीक है, 70 से कम के लिए कम व्हीकल्स हो, तो हम क्या बोलेंगे, लाइट ट्रैफिक है हमारे रोड पे। अब बात कर लेते हैं लोड के टर्म्स में। तो अगर हम बात करूँ एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक कब होता है, जब हमारे व्हीकल की, अगर मैं लोड की बात करूँ तो कितना होगा, ग्रेटर देन होगा, अगर कितना 1500 टन से रोड के ऊपर। अगर मैं बात करूँ हैवी ट्रैफिक की, तो हैवी ट्रैफिक कब होगा, जब लोड जो है वो कितना रहेगा, 1001 से लेके 1500 के बीच में रहेगा। मीडियम के लिए 500 से 1000 के बीच में हो जाएगा, और लेस देन 1000 के लिए कितना क्या हो जाएगा, हमारा लाइट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेस करैक्टरिस्टिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे स्केटिंग स्केपिंग का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल्स मतलब देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करूँ तो इस पोर्शन से देखने को मिलते हैं, ये वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये आपके थ्योरेटिकल रहते हैं, ये आपको देखने को मिल सकती हैं, जो इसका हम प्रॉपर बताएंगे आपको, स्केटिंग क्या होता है, स्लिपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सरफेस करैक्टरिस्टिक की, तो सरफेस करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, जो हमारा रोड हो गया उसके सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगी। तो फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें और है जो आपको क्लियर होना जरूरी है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल के कौन सी डायरेक्शन होती है, और लैटिट्यूड अगर मैं बात करूँ लैटरल कौन सी होती है। तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रोड, मान लो ये हमारा कोई रोड है, ठीक है, तो ये रोड के साथ में सीधी चल रही है। अगर मैं बात करूँ तो आप जो यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन सी डायरेक्शन है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। और ये वाली डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी हमारी लैटरल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे एरो दे देता हूँ, ये हमारी लैटरल डायरेक्शन है, और ये वाली हमारी क्या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है हमारा, ये किस में यूज़ होता है, अगर हमें व्हीकल को स्टॉप करना हो। मान लो आप अपनी व्हीकल को मूव कर रहे हो, तो आगे आपके आगे व्हीकल के आगे कोई दूसरी व्हीकल्स आ जाती है या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, व्हीकल को स्टॉप करना है। तो उस टाइम में हम लोग बोलेंगे कि जो हमने फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यूज़ करा वो कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इसकी अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू किसके किसके बीच में वेरी करती है, तो 0.35 से लेके 0.40 के बीच में वैल्यू वेरी करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ किसके बीच में वेरी करती है, तो 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं टर्न की। तो टर्न जैसे आप कर्व में मूव करेंगे, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो जैसे साइड डिस्टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। उसके बाद में जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह में जाएंगे हम लोग, तो उसमें क्या है, जब हम लोग टर्न की बात करेंगे, जब हमें किसी कर्व पे मूव करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो मान लो कुछ इस तरीके का हमारा रोड है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल जैसे यहाँ पे आएगी तो यहाँ से व्हीकल हमारी टर्न करेगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई व्हीकल है तो ये क्या करेगी, टर्न करेगी इस तरफ। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग जब कर्व पे मूव करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कौन सा कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे। तो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 0.15 रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो अगर सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन, लैक ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसकी वजह से दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, एक आता है स्किडिंग, एक आता है स्लिपिंग। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं प्रॉपर, पहले यहाँ पे आप डेफिनेशन तो देख रहे हैं, मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ उन दोनों की चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्किडिंग की। स्किडिंग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील लीड्स टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ग्रेटर देन सरकमफ्रेंस डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो डायग्राम से मैं प्रॉपर बताता हूँ। मान लो ये हमारा कोई रोड सरफेस था, यहाँ पे मान लो आप आगे बाइक लेके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बाइक के जो टायर वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो मान लो ये आपकी कोई बाइक है, ये लेके आप आ गए यहाँ पे, सॉरी, तो ये सिंपली यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, दो टायर बना देता हूँ मैं। तो मान लो ये बाइक है, आप तो ये बाइक लेके आप आ गए। तो इसमें क्या होता है, जो ये टायर है हमारा, ठीक है, आप पहले नंबर तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ जैसे ये सर्कल की शेप में है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr होगा, ठीक है। तो ये एक रिवोल्यूशन का सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं।
तो एक रिवोल्यूशन सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा जी। अगर इस यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर शेप है, अगर मैं इसको सीधा कर दूँ लेंथ वाइज, इस टायर को सीधा कर दूँ तो ये कुछ मान लो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 2πr जो डिस्टेंस ये आ गई हमारी सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील लीड्स टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस। तो ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस क्या है, मान लो आपने क्या करा, अपनी बाइक को ब्रेक लगाया, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपकी बाइक को जब आपने ब्रेक अप्लाई करा, लेकिन आपका टायर जो था ब्रेक अप्लाई आप मतलब मान लो 60-70 की स्पीड में थे, तो आपके टायर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अगर मैं बात करूं, तो ब्रेक लगाने के बावजूद भी टायर आपका इतना स्किड होकर आगे चला गया और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2πr से ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर ली। जो हमारा डिस्टेंस था इससे ज़्यादा कवर कर लिया, सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया ब्रेक लगाने के बाद में भी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील लीड्स टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस। तो सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस से ज़्यादा का डिस्टेंस जब कवर कर लेगा, 2πr से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्किडिंग बोलेंगे। अब स्लिपिंग क्या होते हैं, वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील लीड्स टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट लेस देन सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस। तो इसमें मान लो कि आपका टायर आप चीकड़ में फंसा हुआ है, ठीक है, तो चीकड़ में फंसा हुआ टायर है, तो वो क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे सिंपली बना के दिखाऊँ तो एक सॉरी, तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। तो मान लो यहाँ पे मैं एक ट्रेंच बना देता हूँ, ऐसे मान लो ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे आपका व्हील फंसा हुआ है, ठीक है, तो आपका व्हील मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस चिक्कड़ में क्या होगा, आपका टायर घूमने की कोशिश करेगा लेकिन एक ही जगह पे घूमता रहेगा, तो क्या वो डिस्टेंस 2πr का डिस्टेंस कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर आपका चीकड़ में फंसा हुआ व्हील है तो वो एक ही जगह पे मूव करेगा। आपने चीकड़ में फंसा हुआ व्हील देखा होगा, तो जब क्या करते हैं ड्राइवर निकालने की कोशिश करता है, वो गाड़ी को स्टार्ट करता है तो व्हील वहीं पे घूमता है। तो जो ये यहाँ पे घूमा है, एक रेवोल्यूशन इसने अपनी कंप्लीट करी है व्हील ने, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, वहीं पे घूमा, तो इसने क्या 2πr से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करा, नहीं करा, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, स्लिपिंग बोल लेंगे। तो आई होप दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्किडिंग में क्या होता है, जब डिस्टेंस हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस होता है तो स्किडिंग हो जाएगा, और जब ये इससे कम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लिपिंग बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनइवननेस इंडेक्स की। अगर मैं अनइवननेस इंडेक्स की बात करूँ तो इसमें क्या रहता है हमारा, तो अनइवननेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले यूज़ होता है, अगर मैं बात करूं तो बम्प इंडिकेटर को हम लोग यूज़ करते हैं अनइवननेस इंडेक्स को मेज़र करने के लिए। और अब अनइवननेस इंडेक्स को मेज़र करने के लिए जो यूज़ होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है हमारा बम्प इंडिकेटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी व्हीकल के साथ अटैच करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसको अटैच किया जाता है। तो ये क्या मेज़र करता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकल क्यूमुलेटिव वर्टिकल इंड्यूशंस को ये मेज़र करता है। तो अनइवननेस को मेज़र करेगा ये रोड के ऊपर। तो अनइवननेस क्या होती है रोड के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, जो प्रॉपर आपकी यहाँ पे बिटुमिन था वो निकल चुका है रोड से, या लुक बोल सकते हो आप। तो प्रॉपर यहाँ पे ये देख सकते हो आपकी क्या बन चुका है, यहाँ पे अगर बात करूँ तो ऐसे प्रॉपर तरीके से जो इसकी सरफेस थी बिटुमिन की वो निकल चुकी है यहाँ पे। तो ये अनइवननेस आ गई है रोड के ऊपर। तो इस अनइवननेस को मेज़र किससे करेंगे, अगर हमें मेज़र करना तो बम्प इंडिकेटर से इसको मेज़र करते हैं। तो ये कैसे मेज़र करता है कि ये करता है mm/किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने mm की ये मेज़र करेगा, ठीक है, बम्प इंडिकेटर मेज़र करेगा कि कितनी अनइवननेस है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ये क्या बताता है, क्यूमुलेटिव वर्टिकल इंडुलेशंस को बताता है हमें पेमेंट के ऊपर। तो ये बोलता है कि जब हमारा पेमेंट का सरफेस, हम कब गुड बोलेंगे, जब हमारा अनइवननेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, लेस देन होगा किससे, 1500 mm/किलोमीटर से। अगर 1 किलोमीटर के लिए अगर हम बात करें तो हमारा अनइवननेस इंडेक्स जो है 1500 से जब नीचे होगा तो हम बोलेंगे हमारा जो सरफेस है वो गुड है, सही है, सरफेस हमारा ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री कब बोलेंगे कि ठीक है, चलाने के लायक है, तब हम कब बोलेंगे, जब हमारा जो अनइवननेस इंडेक्स जो है वो कहाँ तक हो, 2500 तक हो, ठीक है, और स्पीड जो हमारी कहाँ तक रहेगी, 100 किलोमीटर/हावर तक रहेगी, तो हम बोलेंगे सेटिस्फैक्ट्री है सरफेस हमारा। अनसेटिस्फैक्ट्री कब रहता है हमारा, जब जो इंडुलेशन है ये हमारी जो अनइवननेस के इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ग्रेटर देन होता है 3200 से, और स्पीड अप टू कितनी होती है, 55 किलोमीटर/हावर तक होती है, तब हम क्या बोलेंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री सरफेस है हमारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह से बताया।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने जियोमेट्रिक डिज़ाइन को डिस्कस करा, उसके बाद में कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस करा। उसके बाद में जो फैक्टर्स थे उनके जो वैल्यूज़ वगैरह आपको आईआरसी से वैल्यूज़ वगैरह मिलती हैं, तो कौन जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो वो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे को, जिसमें हमें प्रॉपर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है अगर मैं बात करूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे लैंड विड्थ के बारे में, देखेंगे रोड विड्थ के बारे में, सॉरी। उसके बाद में हम लोग जो राइट ऑफ वे ऑफ अप कराता है प्रॉपर क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, शोल्डर्स क्या होते हैं आपके, मीडियन क्या होती है, जो ट्रैफिक सेपरेटर बोलते हो आप, कर्ब्स क्या होती है आपकी, बिल्डिंग लाइंस वगैरह तक आपने सुना होगा कि कहाँ तक कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है, कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन, ये सब क्या होता है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी जो चैनल पे जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं तो उनका फ़ायदा ले सके और हमारे चैनल की ग्रोथ में भी हेल्प हो सके। तो गाइस आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।